अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Students, today we are going to do review exercise 3. This is on page 149 and this exercise has been taken from grade 6 English book published by Punjab Textbook Board Lahore. Students, now your book is completed and I hope that you have learned every chapter by heart. Students, when we did chapters and their translation along with their exercises, we studied many grammar concepts and many topics related to grammar. So now this is the time to review all those concepts and all these exercises. बच्चों, इस तमाम एक्सरसाइज में, रिव्यू एक्सरसाइज 3 में जितने भी क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में, इनके टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग आप पिछले तमाम चैप्टर्स में कर चुके हैं. नाउ दिस इज़ द टाइम टू रिव्यू दैम बैक. अब हमने इसका एक रिव्यू एनालिसिस करना है जो सब हम पढ़ चुके हैं. सो आई होप दैट यू कैन डू दिस रिव्यू एक्सरसाइज वेरी वेल. Starting from part A, fill in the blanks with correct past continuous tense form of the verb given in the bracket. बच्चों, पहले क्वेश्चन जो हमारे पास मौजूद है, पहले क्वेश्चन में हमें नज़र आ रहा है कि क्या पूछा जा रहा है. पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है हमने अपने वर्ब की फॉर्म को. पास्ट कंटिन्यूस की आइडेंटिफिकेशन क्या है? वी यूज़ वॉज और वर along with first form of verb plus ing. We attach ing with that. बच्चों, पास्ट कंटिन्यूस एक ऐसा टेंस है जिसमें गुजरे हुए ज़माने में होने वाला कोई काम जो कि कंटिन्यूस रहा हो, जारी रहा हो, उसका जिक्र होता है. और इसके लिए हमें, इस पास्ट कंटिन्यूस टेंस को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? वॉज या वर एज हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की पहली फॉर्म जिसके साथ हम ing लगा सकें. Students, you have already studied this past continuous tense in previous chapter. So I hope that now you can do this exercise easily. We dash our homework when the light went out. बच्चों, we plural है हमारे पास, इसके साथ हम were लगा देंगे, we were. और ब्रैकेट से हम क्या लगा देंगे? do के साथ ing, doing, we were doing. हम अपना होमवर्क कर रहे थे जब बत्ती चली गई. पास्ट में हम कर रहे थे, वो होमवर्क वाला काम पिछले ज़माने का है, पास्ट का, और तब कंटिन्यूस रहा, कर रहे थे. सो इसलिए हमने इसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहा है. व्हेन द टीचर केम इनटू द क्लासरूम दे वर प्लेइंग गेम. जब टीचर क्लासरूम में आई, वो बच्चे यानी कि गेम खेल रहे थे. व्हेन दे सॉ हिम ही वॉज गोइंग टू मार्केट. जब उन्होंने उसे देखा, वो मार्केट जा रहा था. उर्दू में पास्ट कंटिन्यूस किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं? कोई काम कर रहा था, हो रहा था, कंटिन्यूस भी था और पास्ट में भी था. इंग्लिश में किस तरह से आइडेंटिफाई करना है? यूज़ ऑफ वॉज वर अलॉन्ग विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing. द सन वॉज शाइनिंग. यहाँ पे हमने फिर वर्ब की फॉर्म शाइन थी, उसके साथ ing लगा दी और वॉज यूज़ कर दिया. द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली व्हेन वी वेंट टू द रिवर साइड. जब हम दरिया के साहिल पे गए तो हमने क्या देखा कि जो सूरज है वो चमक रहा था. व्हेन द फोन रैंग ही वॉज हैविंग. जो सिंगुलर है उनके साथ वॉज लगाते हैं, जो प्लूरल हो उनके साथ वर लगाते हैं.
तो बच्चों, तो आपने देखा ये एक्सरसाइज कितनी आसान थी और हमने कितने अच्छे तरीके से इसको अटेम्प्ट कर लिया बाय यूजिंग द रूल्स विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट नेगेटिव्स एंड इंट्रोगेटिव्स. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव्स एंड इंट्रोगेटिव्स. बच्चों, नेगेटिव का मतलब है कि हमने इन सेंटेंसेस की मनफी फॉर्म बनानी है, यानी अगर ये सेंटेंस लीनियर है, एक तरह से हमें कुछ बता रहे हैं, तो हमने उनका नहीं लगा के जो वर्जन बनेगा वो बताना. इंट्रोगेटिव होता है क्वेश्चन वाले सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिसमें हम कुछ पूछें. तो हमारे पास 5 सेंटेंसेस दिए हैं इस एक्सरसाइज में. हमने इनको यूज़ करते हुए नॉट और क्वेश्चन मार्क लगा के इनका क्वेश्चन बनाना है. ओके, पहले हम इनकी नेगेटिव फॉर्म बना लेते हैं सबकी, उसके बाद हम इनके इंट्रोगेटिव्स बना लेते हैं. They worked hard in exams. तो इसकी नेगेटिव फॉर्म क्या हो जाएगी? They did not work hard in exams. बच्चों, जब हमने नेगेटिव फॉर्म बनानी है तो उसके साथ हमें एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए जो पास्ट का हो, क्योंकि हमारे पास वर्ब वर्क था, ed पास्ट फॉर्म में था. जब हमारे पास वर्ब पास्ट फॉर्म में होता है तो हमने उसका नेगेटिव भी पास्ट वाले हेल्पिंग वर्ब लगा के बनाते हैं. दे डिड नॉट, डिड हमने यूज़ किया पास्ट के लिए और नॉट हमने नेगेटिव बनाने के लिए. दे डिड नॉट, जब आपने डिड यूज़ कर लिया तो उसके बाद वर्क के साथ ed नहीं लगाया जा सकता. वर्क जो है हमारे पास वो वर्क बन जाएगा विदाउट ed. दे डिड नॉट वर्क हार्ड इन एग्जाम. आई ड्रिंक मिल्क डेली, जिसकी नेगेटिव बना देनी है. मैं रोज़ दूध पीता हूँ. I do not drink milk every day. I do not drink milk. अब हमने क्या कह दिया कि मैं रोज़ दूध नहीं पीता. नेगेटिव फॉर्म. He is riding a bike. So he is not riding a bike. इस तरह से हमने नेगेटिव फॉर्म बनाते जाना है इनकी by adding not with appropriate helping verb. अब यहाँ आपने देखा इस पहले से मौजूद था, इसलिए हेल्पिंग वर्ब की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने इसके बाद ही नॉट लगा दिया है. यू विल प्ले क्रिकेट, यू विल नॉट, फिर विल एज अ हेल्पिंग वर्ब मौजूद है हमारे पास, इसलिए हमने इसके बाद ही नॉट लगा दिया है और हमने मज़ीद कोई और हेल्पिंग वर्ब लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी. बच्चों, जो इंडेफिनेट सेंटेंस होते हैं, जैसे यहाँ आपने देखा ये पास्ट इंडेफिनेट था, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, इसके लिए हमने डिड यूज़ किया. यहाँ आपने देखा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, यहाँ भी कोई इज़, एम, आर, विल, वॉज, कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव बनाने के लिए डू का हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया फॉर प्रेजेंट. लेकिन जो हमारे पास कंटिन्यूस हों या फ्यूचर हों, उसमें ऑलरेडी इज़, विल, वॉज, आर, एम ये वाले हेल्पिंग वर्ब मौजूद होते हैं, इस वजह से हम उसके बाद ही नॉट लगा देते हैं. शी वॉज मेकिंग टी, she was not making tea. इसी तरह जब हमने इन सेंटेंसेस के इंट्रोगेटिव बनाने हैं तो हमने स्टार्ट में एक ऐसा वर्ड ऐड करना है जो क्वेश्चन को शो कर सके, और वो वर्ड क्या होगा? हमारा हेल्पिंग वर्ब. इन हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन बनाने हैं. जैसे कि पहले 2 सेंटेंसेस में यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम इसका क्वेश्चन इंट्रोगेटिव बनाने के लिए भी इसका ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, जैसे हमने नॉट में किया डिड. सो डिड, लेकिन बच्चों ये नेगेटिव नहीं बनाना, ये सिर्फ इंट्रोगेटिव बनाना है. सो डिड दे वर्क, अगेन डिड यूज़ हुआ है इसलिए वर्कड नहीं आएगा, वर्क आएगा. डिड दे वर्क हार्ड इन एग्ज़ाम्स. अब यहाँ पे बच्चों आप देखें कि हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ करके हमने इसका पूरा क्वेश्चन ही बना दिया है. दिस इज़ इंट्रोगेटिव. आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे. अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम प्रेजेंट के लिए डू यूज़ करेंगे. डू आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे, और इसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क ऐड कर देना है जो ये बताएगा कि ये आपका क्वेश्चन है, यानी इंट्रोगेटिव है. ही इज़ राइडिंग अ बाइक. यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपके सेंटेंस में मौजूद है ही इज़ राइडिंग अ बाइक. सो यू कैन राइट इज़ ही राइडिंग अ बाइक. सिमिलरली जो बाकी हमारे पास 2 सेंटेंस हैं उसमें भी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट है. यू विल प्ले क्रिकेट, विल को हम सबसे पहले ले आएंगे. विल यू प्ले क्रिकेट. और जो लास्ट सेंटेंस है हमारे पास शी वॉज मेकिंग टी, वॉज को पहले ले आएंगे. वॉज शी मेकिंग टी.
So students, you can see in this way we can make their interrogatives as well. By adding not after the helping verb, you can make negatives, and by bringing the helping verb at the start and putting the question marks at the end, you can make their interrogatives. Did they work hard in exam? Do I drink milk every day? Is he riding a bike? Will you play cricket? Was she making tea? So this is all about negatives and interrogatives from part B. Now let's move forward to part C. The following sentences talk about the future. Fill in the blanks with the correct form of the verb in the parenthesis. बच्चों parenthesis कहते हैं brackets को. तो इन ब्रैकेट्स के अंदर जो वर्ब की फॉर्म प्रेजेंट है उसको यूज़ करते हुए हमने ऐसे सेंटेंस बताने हैं जो फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हों. अब ज़रा हम इन सेंटेंसेस को देख लेते हैं. इफ़ यू डैश टू मरी यू डैश फन. बच्चों अगर आपको याद हो तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़े हुए हैं. हमने कंडीशनल सेंटेंसेस को चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा था. अगर आपको ये बात याद हो तो कंडीशनल सेंटेंसेस से हमने किस तरह से सेंटेंस बनाए थे, 2 क्लॉजेस में, इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज. सो इफ़ क्लॉज में हमने प्रेजेंट फॉर्म यूज़ करनी है वर्ब की, और जो दूसरी मेन क्लॉज है उसमें हमने विल की फॉर्म यूज़ करनी है. सो बाय यूजिंग दिस रूल वी आर गोइंग टू मेक देयर सेंटेंसेस. हियर यू कैन सी in chapter 12 drugs are dangerous, page 130, grammar portion, there are conditional sentences. First conditional sentences. बच्चों यहाँ पे क्या इनका स्ट्रक्चर बताया गया है. the verb in the if clause, इसको आपने किस तरह से डील करना है. प्रेजेंट टेंस या मॉडल वर्ब होना चाहिए और सिंपल फॉर्म. इफ़ इट रेन्स, जो इफ़ क्लॉज में वर्ब है उसको प्रेजेंट की फॉर्म में यूज़ करना है, प्रेजेंट टेंस में. द वर्ब इन द मेन क्लॉज, जो मेन क्लॉज में वर्ब है उसको कैसे डील करना है, सिंपल फ्यूचर टेंस और मॉडल प्लस सिंपल फॉर्म. विल नॉट गो, विल लगा के इसको फ्यूचर टेंस बना देना है. इफ़ क्लॉज में प्रेजेंट फॉर्म यूज़ करनी है और मेन क्लॉज में विल लगा के आपने सिंपल जो वर्ब है उसको यूज़ करना है. सो बाय कीपिंग दिस स्ट्रक्चर इन माइंड वी आर गोइंग टू सॉल्व पार्ट सी फ्रॉम रिव्यू एक्सरसाइज. The following sentence talk about the future. Fill in the blanks with correct form of the verb in parenthesis. If you dash, if clause में आपने क्या करना है, present form use करनी है. So if you go to Murray, you will have fun. If के साथ क्या use करना है, present. If you go to Murray, you will have fun. और main clause में will form use करनी है. सो इस स्ट्रक्चर को अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे. इफ़ यू गो टू मरी यू विल हैव फन. विल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर दें. ही डैश मैनी रेयर एनिमल्स इफ़ ही डैश टू द जू. इफ़ में आपने क्या यूज़ करना है, प्रेजेंट फॉर्म यूज़ करनी है. ही डैश मैनी रेयर एनिमल्स इफ़ ही डैश टू द जू. सो इफ़ क्लॉज के साथ हमने प्रेजेंट फॉर्म यूज़ करनी है और मेन क्लॉज के साथ हमने विल. ही विल सी मैनी रेयर एनिमल्स इफ़ ही गोज़. सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हम ES फॉर्म लगा रहे हैं, गोज़. वी डैश ऑन अ पिकनिक इफ़ इट रेन्स. वी विल नॉट गो. मेन क्लॉज है इसलिए विल नॉट लगाएंगे. इफ़ शी डैश स्पाइसी फूड, इफ़ यहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म लगानी है लेकिन नेगेटिव आ गया, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है. प्रेजेंट के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, सिंगुलर प्रेजेंट के लिए डज या डू. सिंगुलर के लिए हम डज लगाते हैं, प्लूरल के लिए डू. सो प्रेजेंट के लिए लगा दिया डज नॉट लाइक. इफ़ शी डज नॉट लाइक स्पाइसी फूड शी विल नॉट कुक. मेन क्लॉज आ गई इसलिए हम यहाँ पे लगा देंगे विल नॉट कुक. यहाँ पे बच्चों हेल्पिंग वर्ब विल की फॉर्म में प्रेजेंट था इसलिए हमें डू डज लगाने की ज़रूरत पेश नहीं है. ओके स्टूडेंट, सो दिस वाज ऑल अबाउट कंडीशनल सेंटेंस. इस रूल को आपने हमेशा याद रखना कि इफ़ फर्स्ट कंडीशनल में इफ़ क्लॉज के लिए हमने प्रेजेंट की सिंपल फॉर्म यूज़ करनी है और मेन क्लॉज के लिए विल लगा के
जो सिंपल फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की वो यूज़ करनी है। Okay, now moving to part D. Some friends are planning a party. They come up with a few conditions just to make sure that the others will also participate. बच्चों यहाँ पे अब आपके पास एक पैराग्राफ की फॉर्म में कह लें या एक सिचुएशन की फॉर्म में कुछ सेंटेंसेस मौजूद हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंसेस। अगेन आपने इसमें फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ करना है। तो कुछ फ्रेंड्स हैं जो पार्टी के लिए इकट्ठे हुए हैं और उनको कुछ ड्यूटीज़ असाइन करनी है ताकि हर फ्रेंड जो है पार्टी में इक्वली पार्टिसिपेट कर सके। इफ़ सना एंड हिरा, अब ये इफ़ क्लॉज आ गई आपके पास, सो रिमेंबर कि इफ़ क्लॉज के साथ आपको प्रेजेंट फॉर्म यूज़ करनी है। प्रिपेयर द सैलड, बिलाल डेकोरेट द हाउस, सो ये मेन क्लॉज है इसलिए विल लगा के यूज़ करेंगे, बिलाल विल डेकोरेट द हाउस। अगर सना और हिरा सलाद तैयार करेंगी तो बिलाल घर की सजावट करेगा। इस तरह से हमने इन कंडीशनल सेंटेंसेस को यूज़ करते हुए ये बताना है कि हर मेंबर जो है उसके पास इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सो इफ़ क्लॉज के साथ हम लिख देते हैं प्रिपेयर, चूँकि ये प्लूरल हैं, दो लोग हैं, इसलिए हमने प्रिपेयर को एज इट इज़ प्रिपेयर लिख दिया। सिंगुलर होता तो प्रिपेयर्स आता। बिलाल विल डेकोरेट। नेक्स्ट इज़ इफ़ बुशरा डैश द cucumber फॉर द सैलड, सोबिया डैश द अनियन। इफ़ क्लॉज है तो इफ़ बुशरा कट्स, सिंगुलर है इसलिए एस यूज़ किया है। अगर बुशरा कुकम्बर काटती है सलाद के लिए तो सोबिया क्या करेगी, सोबिया विल पील द अनियन, सोबिया प्याज छीलेगी, विल पील। जलील क्लीन द सिटिंग रूम इफ़ फहद एंड अली मूव द फर्नीचर। सो इफ़ क्लॉज अगली है, ये पहली मेन क्लॉज है। जलील विल क्लीन द सिटिंग रूम, जलील सिटिंग रूम साफ़ करेगा। इफ़ फहद एंड अली, अगर फहद और अली मूव द फर्नीचर, फर्नीचर को की मूवमेंट करेंगे, उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। अगेन फहद एंड अली दो लोग हैं इसलिए हमने मूव को मूव ही रहने दिया है। इसके बाद हमारे पास है इफ़ इरफान एंड सलीमा सेट द फूड, हसन एंड सना मेक द सैंडविच। तो इफ़ क्लॉज के लिए फिर सेट ही यूज़ करेंगे, प्लूरल हैं। इफ़ इरफान एंड सलीमा सेट द फूड, हसन एंड सना विल मेक, यहाँ पे ये मेन क्लॉज थी तो विल मेक आ जाएगा, विल मेक द सैंडविचेस। इफ़ दे ऑल ड्यू देयर बेस्ट, अगर ये तमाम लोग अपना काम अच्छे से करेंगे, द पार्टी विल बी ग्रेट, तो पार्टी बहुत अच्छी होगी, पार्टी विल बी ग्रेट। तो इस तरह से हमने इफ़ के साथ प्रेजेंट फॉर्म यूज़ किया है। इफ़ प्रिपेयर, इफ़ कट्स, इफ़ मूव, इफ़ सेट, इफ़ डू। एंड मेन क्लॉज के साथ हमने विल डेकोरेट, विल पील, विल क्लीन, विल मेक और विल बी यूज़ किया। नेक्स्ट है पार्ट ई, यूज़ द फॉलोइंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स इन सेंटेंसेस। बच्चों दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हमारे पास, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनको हमने सेंटेंस में यूज़ करना है। बच्चों चैप्टर 10 मॉडर्न इन्वेंशंस में आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। दिस इज़ पेज नंबर 1110, यू कैन गो एंड चेक। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है, ये नॉन लिविंग होता है और ये कब आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद। ऐसा ऑब्जेक्ट जो नॉन लिविंग हो हमारे पास और जिस पे डायरेक्टली पूरा सेंटेंस डिपेंड कर रहा हो, वो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और इनडायरेक्ट कौन सा है, एक तो इसकी निशानी ये कि ये लिविंग है, दूसरा ये कि ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है हमारे सेंटेंस में, डायरेक्टली सब्जेक्ट का इससे ताल्लुक़ नहीं होता, रादर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ताल्लुक़ होता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिखिए, अली सेंट अ मैसेज टू हिज फ्रेंड। अब अली सब्जेक्ट है, इसका काम क्या है, इसने सेंड किया है क्या, मैसेज। सो मैसेज इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो इसने एक्चुअल काम किया है। टू हिज फ्रेंड, अब यहाँ पे फ्रेंड की जगह फादर मदर कोई भी हो सकता है जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैसेज चाहे किसी को भी लिखा हो, लेकिन अली का काम क्या था, मैसेज सेंड करना। सो दिस इज़ अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कीपिंग दिस कॉन्सेप्ट इन योर माइंड, लेट्स डू दिस एक्सरसाइज पार्ट ई। सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपके पास देखें तमाम चीज़ें जो हैं वो नॉन लिविंग हैं, मनी, प्रेजेंट, स्टोरी, मैसेज, लंच। इसका मतलब कि जो आपने सेंटेंस बनाने हो ऐसे बनाने हैं जो डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हों इन ऑब्जेक्ट्स पे।
इनडायरेक्ट में आपके पास लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, बेगर, ब्रदर, चिल्ड्रन, अली, मी, और इनको आपने इस तरह से यूज़ करना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ करने के बाद इनका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कोई ना कोई लिंक ज़रूर हो। सो मनी, शी गेव द बैगर मनी। बच्चों यहाँ पे आप देखें कि शी गेव, उसने दी, क्या दी, बेगर को मनी यानी कि पैसे, रकम दी। लेकिन उसका काम क्या है लड़की का, गेव देना, मनी, मनी देना काम है। सो डायरेक्टली ये क्या है, शी गेव मनी, उसने मनी दी। द बेगर ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसका लिंक है मनी के साथ, लेकिन लड़की का जो काम था वो मनी देना था, बेगर के साथ उसका डायरेक्ट लिंक नहीं था। सिमिलरली नेक्स्ट इज प्रेजेंट एंड ब्रदर। अब हमने ऐसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है कि प्रेजेंट पे बात आए। सो सारा गेव और सारा बॉट अ ब्यूटिफुल प्रेजेंट फॉर हर ब्रदर। अब आप यहाँ पे देखें कि सारा ने क्या काम किया है, ख़रीदा है एक प्रेजेंट अपने भाई के लिए। सो सारा का काम तो ख़रीदना है प्रेजेंट को। सो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट क्या है, प्रेजेंट, जो सारा ने ख़रीदा है। फॉर हर ब्रदर ये इनडायरेक्टली लिंक कर रहा है प्रेजेंट के साथ, लेकिन जो उसका एक्चुअल काम था वो था प्रेजेंट ख़रीदना। स्टोरी एंड चिल्ड्रन, द ग्रैंड मदर told an interesting story. The grandmother told an interesting story to the children. बच्चों यहाँ पे अगर अब आप देखें तो ग्रैंड मदर ने क्या किया है, स्टोरी बताई है, इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये उसका डायरेक्ट काम है। द ग्रैंड मदर टोल्ड द इंटरेस्टिंग स्टोरी। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, चिल्ड्रन। सो द ग्रैंड मदर टोल्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी टू द चिल्ड्रन। देन मैसेज एंड मी, ही asked me, और या फिर आप इसका सेंटेंस यूँ बना लें कि अहमद sent a voice message to अली। अब अहमद ने क्या काम किया है, सेंड किया है क्या चीज़, वॉइस मैसेज, जो उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। किसको किया है, अली को, जो कि इनडायरेक्ट है। लंच एंड मी, ममा prepared a delicious lunch for me। अब मामा ने यहाँ पे प्रिपेयर किया है, क्या चीज़ प्रिपेयर की है, लंच, और किसके लिए, मी। सो मी यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू पार्ट एफ, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। बच्चों अभी आपने चैप्टर नंबर 14 में हैप्पी प्रिंस चैप्टर जो आपके पास है, चैप्टर 13, उसमें आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस का बहुत अच्छे से जिक्र पढ़ा। प्रीवियस चैप्टर में उनके लेक्चर्स में ये बात मौजूद है। तो आपको ये याद ही होगा कि इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए हमने किस तरह से प्रोनाउंस को चेंज किया। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज़ पेज 145 अ हैप्पी प्रिंस। इसके इस 145 पेज पे आप देख सकते हैं एक टेबल बना हुआ है, प्रोनाउन चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच। ये जो टेबल है इसके मुताबिक हम अपने प्रोनाउंस को चेंज कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में आई और वी प्रेजेंट हैं, उसको आप ही, शी और दे में चेंज कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में यू है तो इनडायरेक्ट में यू, ही, शी और दे यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट स्पीच में ही, शी, इट और दे है तो ये एज इट इज़ ही रहेंगे। ओके, कीपिंग इन व्यू दिस टेबल, नाउ लेट्स सॉल्व दिस एक्सरसाइज। ही सेज आई विल नॉट बी लेट। सो आई को हम ही, शी और दे में चेंज कर सकते हैं। ही सेज दैट ही विल नॉट बी लेट, ये हमारे पास क्या आ गई, इनडायरेक्ट आ गई। इसी तरह से अब हम इनके बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। शी सेज दे आर डूइंग देयर होमवर्क। सो शी सेज दैट दे आर डूइंग देयर होमवर्क। बच्चों दे को एज इट इज़ रहने देना है हमने। दे से वी आर गोइंग टू कराची, दे से दैट दे आर गोइंग टू कराची, वी को दे में चेंज कर देना है। ही विल टेल मी शी इज़ रेडी टू हेल्प अस, ही विल टेल मी दैट शी इज़ रेडी टू हेल्प अस।
The teacher says the earth revolves around the sun. The teacher says that the earth revolves around the sun. In this way, you can change a direct speech into an indirect speech easily. Now moving forward to next part. Part G, convert the following paragraph into past tense. बच्चों यहाँ पे ये जो पैराग्राफ लिखा है ये प्रेजेंट की फॉर्म में लिखा है, इसको हमने पास्ट में चेंज करना है। और जब हमने किसी प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना हो तो हम उसका वर्ब चेंज करते हैं, उसके वर्ब की जो प्रेजेंट फॉर्म है उसको पास्ट में करते हैं। जमाल एंड हिज सिस्टर फारा लिव विद देयर फादर एंड मदर ऑन द हिल साइड ऑफ अ ब्यूटिफुल वैली। इसमें हमारे पास कौन सा वर्ब है? लिव, जो कि प्रेजेंट में इसको हम लिव्ड कर देंगे। इसके बाद देयर फादर इज़ अ फार्मर, इज़ को हम वॉज कर देंगे। एंड द फैमिली लिव्स इन अ लिटिल, लिव्स लिव्ड कर देंगे, इन अ लिटिल फार्म हाउस। ऑन द फार्म हाउस दे हैव, इसको हम हैड कर देंगे पास्ट में। अ फ्यू शीप एंड काउज एंड देयर इज़ ऑल्सो अ कॉर्नफील्ड। बच्चों जितने भी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हैं आपके पास उनको आपने पास्ट में चेंज कर देना है। Jamal and his sister Farah lived, their father was, the family lived, farmhouse they had, ये past tense में हमने इसको change कर दिया। There was, simple by changing their verbs and helping verbs into past form. Next question is, convert the following paragraph into present tense. अब बच्चों ये पास्ट में एक आपके पास पैसेज है, इसको आपने प्रेजेंट में करना है। सिमिलरली जैसे आपने पिछला किया है कि बाय यूजिंग वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स, इनको चेंज कर देना है। अ हंटर हैड अ वेरी फेथफुल डॉग, सो हैड को आप हैज़ कर दें तो ये प्रेजेंट में आ जाएगा। अ हंटर हैज़ अ वेरी फेथफुल डॉग। वन डे ही वेंट आउट, ही गोज़ आउट फॉर हंटिंग, leaving his child into house. In his absence a wolf entered, तो enter कर देंगे। in his absence a wolf enters the baby's room. He was about to kill, he is about, was को हमने is कर दिया। he is about to kill the child when the dog sprang, sprang को आप क्या कर देंगे? springs upon him and kill the beast। जहाँ जहाँ past form यूज़ हुई थी उसको present कर दिया आपने। So hunter has a faithful dog. One day he goes for hunting, leaving his child into house. In his absence a wolf enters the baby's room. He is about to kill the child when the dog springs upon him and kills the beast। इसको यहाँ पे kills लिखना है हमने क्योंकि ये प्रेजेंट की फॉर्म में आ गया। So simple by changing their verbs and helping verbs, you can convert past into present and present into past. Next is write a paragraph of 50 to 70 words on the following topics: a visit to the zoo or effects of smoking। बच्चों ये दोनों चैप्टर्स आपने पढ़े हुए हैं अपनी बुक में, विजिट टू जू और स्मोकिंग के इफ़ेक्ट्स। आप ये चैप्टर यूज़ करते हुए कोई भी पैराग्राफ जो आपको बेहतर लगता है, जो आप चाहते हैं लिखना, उसके बारे में लिख सकते हैं। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी विज़िट टू द ज़ू से, इसके चैप्टर से, या फिर इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग इस चैप्टर से, आप जो भी पैराग्राफ लिखना चाहें। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको पैराग्राफ दिखा देती हूँ कि किस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अगर हम इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन हेल्थ इसकी बात करें तो जो इन्फॉर्मेशन हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी, बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन you can see here we have written a short paragraph comprising of 50 to 70 words. Smoking is very harmful to health. The smoke of tobacco has many harmful substances such as nicotine which affects our lungs badly. Smoking is very harmful। बच्चों smoking जो आपके पास सिगरेट नोशी है ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है सेहत के लिए। The smoke of tobacco, तंबाकू का जो धुआं है, हैज़ मैनी हार्मफुल सब्सटेंसेस, उसमें बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत ऐसे मादे मौजूद हैं, सच एज़ निकोटीन, जैसे कि निकोटीन विच अफेक्ट्स आवर लंग्स बैडली, जो हमारे
फेफड़ों को बुरी तरह मुतासिर करता है। इट कॉजेज़ कैंसर, ये कैंसर की वजह बनता है। एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, और दूसरी सांस से जुड़ी बीमारियों की वजह बनता है। स्मोकिंग कॉजेज़ अ हार्ट अटैक, तंबाकू नोशी दिल के दौरे का सबब बनती है। एवरी ईयर मिलियंस ऑफ पीपल डाई ऑफ लंग कैंसर और अदर टबैको रिलेटेड डिजीज़। हर साल बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग फेफड़ों के कैंसर या फिर दूसरी जो तंबाकू से जुड़ी बीमारियां हैं उसके इवज़ वफ़ात पा जाते हैं। व्हेन वी इनहेल स्मोक, जब हम तंबाकू का जो धुआं उसे अंदर लेकर जाते हैं, इट पासिस थ्रू आवर लंग्स, ये हमारे फेफड़ों से गुजर कर जाता है। इट क्लोजेज़ द एयर सैक्स ऑफ द लंग्स, ये हमारे फेफड़ों की जो हवा की थैलियाँ हैं उनको क्लोज़ कर देता है, उनको बंद कर देता है। मिलियंस ऑफ पीपल डाई ऑफ स्मोकिंग, सैकड़ों लोग इस नशे से, इस स्मोकिंग की जो आदत है इसकी वजह से मर जाते हैं। एंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स बिकेम विक्टिम ऑफ निकोटीन, और बहुत सारे सैकड़ों हज़ारों लोग जो हैं इस नशे के आदी बन जाते हैं। वाई आई एम कॉलिंग इट एज अ नशा, बिकॉज बच्चों स्मोकिंग जो है, तंबाकू नोशी, जब कोई भी शख्स इसको ज़्यादा लेने लग जाए तो उसकी वजह से उसको एडिक्शन हो जाती है स्मोकिंग की, और वो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। वी शुड अवॉइड स्मोकिंग फॉर अ हेल्दी एंड पीसफुल लाइफ, हमें एक बेहतरीन, खूबसूरत और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए तंबाकू नोशी को तर्क कर देना चाहिए। बच्चों, इस तरह आप एक पूरा अच्छा वेल कंपोज पैराग्राफ लिख सकते हैं बेस्ड ऑन इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, या आप विजिट टू जू पर लिखने चाहें इन्फॉर्मेशन आप अपनी चैप्टर से ईजीली ले सकते हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट question. This is develop a story of your own under the moral a good beginning makes a good end. Give your story a title. बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि एक स्टोरी बनाए खुद की जिसका मॉरल, जिसका नतीजा ये हो कि गुड बिगनिंग मेक्स अ गुड एंड, एक अच्छे काम का, अच्छे आगाज़ का जो है एक अच्छा अंजाम होता है। अगर कोई काम आप अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे तो वो एंड भी अच्छे तरीके से होगा। गिव योर स्टोरी अ टाइटल, और फिर उसका आप कोई अच्छा सा टाइटल सजेस्ट करें। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ मैं आपको बताती हूँ किस तरह की स्टोरी आप क्रिएट कर सकते हैं। हैव अ लुक एट दिस स्टोरी। अ गुड बिगनिंग मेक्स अ गुड एंड, अच्छे का आगाज़ का अच्छा अंजाम होता है। इन अ फील्ड वन समर्स डे अ ग्रासहॉपर वाज होपिंग अबाउट, चिर्पिंग एंड सिंगिंग टू इट्स हार्ट्स कंटेंट। एक समर की, एक मौसम गर्मा की शाम में एक ग्रासहॉपर, जो आपने ग्रासहॉपर देखा होगा, एक ग्रीन कलर का बड़ा सा इंसेक्ट होता है जो कि आपको समर में नज़र आता है, वो अपनी मन मस्ती में, अपनी मौज मस्ती में, दिल की खुशी में गाने गा रहा था, इधर उधर खाता पीता चुगता जा रहा था। एंड एंट passed by bearing along with great effort a piece of corn he was taking to the nest. उस ग्रासहॉपर के पास से एक एंट, एक चूंटी गुजरी जिसने बड़ी मुश्किल से एक कॉर्न का, एक छल्ली का दाना जो है वो अपने ऊपर रखा हुआ था और वो उसको अपने घोंसले की तरफ लेकर जा रही थी। वाई नॉट कम एंड चैट विद मी सेड द ग्रासहॉपर, क्यों मेरे साथ आकर बातें क्यों नहीं करती, इंस्टेड ऑफ टॉयलिंग एंड मॉइलिंग अवे, बजाय इधर उधर जाने के और ये मुशक्क़त उठाने के। आई एम हेल्पिंग टू ले अप फूड फॉर द विंटर, मैं सर्दियों के लिए अपनी खुराक जमा कर रही हूँ, सेड द आंट, चींटी ने कहा। एंड रिकमेंडेड यू टू डू द सेम, और आपको भी इसी चीज़ की रिकमेंड करती हूँ, ये चीज़ सजेस्ट करती हूँ आपको भी मैं। वाई बॉदर अबाउट विंटर, सर्दियों के बारे में इतनी फ़िक्र क्यों, सेड द ग्रासहॉपर, ग्रासहॉपर ने कहा। वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ फूड एट प्रेजेंट, हमारे पास अभी बहुत सारी खुराक मौजूद है। बट द एंट वेंट ऑन इट्स वे एंड कंटिन्यूड्स टू इट्स टॉयल, लेकिन चींटी अपना काम करती रही और ये मुशक्क़त उठाती रही। व्हेन द विंटर केम द ग्रासहॉपर फाउंड इटसेल्फ डाइंग ऑफ हंगर, जब सर्दियाँ आईं, सर्दी पड़ी तो ग्रासहॉपर को अपना आप भूख से मरता हुआ महसूस हुआ। वाइल इट सॉ द एंट्स डिस्ट्रीब्यूटिंग एवरी डे कॉर्न एंड ग्रेन फ्रॉम द स्टोर्स दे हैड कलेक्टेड इन द समर, जबकि उसने चींटियों को देखा कि वो हर रोज़ अपने उस स्टोर से जहाँ उन्होंने खुराक ज़ख़ीरा की थी वहाँ से सबको कॉर्न और ग्रेन यानी छल्ली के दाने और गंदम के दाने दूसरे में तकसीम करती हुई दिखाई दी। Then the grasshopper knew if he had done good in the beginning he would have seen a good ending. फिर grasshopper ने सोचा कि अगर उसने अच्छा आगाज़ किया होता, अगर उसने भी अपने लिए सर्दियों के लिए खुराक जमा की होती तो उसको एक अच्छी एंडिंग, एक अच्छा अंजाम देखने को मिलता।
बच्चों इस तरह से आप अपनी खुद की स्टोरी भी क्रिएट कर सकते हैं और आपको इसका आई होप कि मतलब समझ आ गया होगा कि गुड बिगनिंग की गुड एंडिंग किस तरह से हो सकती है. सो कीपिंग इन माइंड दिस स्टोरी यू कैन मेक योर ओन स्टोरी. Okay, next is reading and thinking skills. An unseen reading passage may be exploited for text patterns, comprehension questions, summary skills and vocabulary. बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में आप कोई भी एक पैसेज अपनी मर्ज़ी का किसी भी चैप्टर से लेकर उसमें जो टेक्स्ट पैटर्न्स हैं, कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस हैं, यानी उस पैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं और उसकी जो समरी है उसके बारे में बयान कर सकते हैं. ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स, इसमें आपको अपनी वर्बल कम्युनिकेशन जो उसको स्ट्रॉन्ग करना है. जैसे हम पहले डायलॉग्स की फॉर्म पढ़ते आए हैं. फॉर्म पेयर्स और ग्रुप्स एज रिक्वायर्ड एंड गिव स्टूडेंट्स डिफरेंट सिचुएशंस. आस्क देम टू प्रिपेयर अ डायलॉग फॉर ईच सिचुएशन एंड प्रेजेंट इट इन द क्लास. बच्चों आप अपने ग्रुप बना लें 2 लोग या ज़्यादा लोगों के साथ मिल के और उसके बाद क्लास में डायलॉग्स की फॉर्म में कोई एक सिचुएशन जो है उसको प्रेजेंट करें. इट विल श्योरली हेल्प यू टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल. Okay, now here your book is ending and I hope that every lecture is very clear to you and you should keep practicing all the exercises, translation passages and review exercises. So at the end inshallah you will get good grades. Thank you so much for your time. Allah Hafiz. Take care.